नेक्स्ट फीचर जो है दैट इज़ ड्यूरेशन ऑफ पंचायत्स। लाइक पार्लियामेंट का जो ड्यूरेशन होता है उसमें लोकसभा का जो ड्यूरेशन है वो 5 इयर्स का है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का ड्यूरेशन 5 इयर्स का है। तो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत्स वो भी 5 इयर्स का है। बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज उसको डेजोल्यूट कर सकती हैं एट एनी टाइम। सेवेंटी-थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की कुछ कमियां भी हम देखेंगे। लिमिटेशंस, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि किसी पंचायत को आप जब डेजोल्यूट करोगे तो ग्राउंड्स क्या हैं, जैसे हम कुछ रीजंस देने पड़ते कि डेजोल्यूट क्यों कर रहे हो, और ऐसी कुछ कंडीशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के ऊपर नहीं लगाएगी। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज उसको डेजोल्यूट कर सकती हैं। अगर उसने डेजोल्यूट किया तो विद इन 6 मंथ्स आपको इलेक्शंस जो पंचायत की हैं वो करवानी पड़ेंगी। 5 इयर्स नॉर्मल ड्यूरेशन है। अगर डिसोल्यूट होती है तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको इलेक्शंस करवानी पड़ेंगी, ठीक है। और वो क्या है, उसका न्यू पंचायत आपको फॉर्म 6 मंथ्स में करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका जो फीचर है दैट इज़ डिसक्वालिफिकेशन। किस ग्राउंड के ऊपर आप किसी पंचायत मेंबर को डिसक्वालीफाई कर सकते हो या किसी भी नॉर्मल बंदे को पंचायत की इलेक्शंस लड़ने से रोक सकते हो। तो यहाँ पे एक ब्रॉड एरिया जो उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबलीज को दे दिया वो ये है कि एनी लॉ फॉर्म्ड बाय द स्टेट की असेंबली जो कानून बनाएगी उसमें जो प्रोविजंस होंगे वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग हो सकते हैं। उसके हिसाब से वो डिसक्वालिफिकेशंस रख सकते हैं। मींस यहाँ पे क्वालिफिकेशंस ऐड भी कर सकते हैं, न्यू क्वालिफिकेशन। जैसे हरियाणा में हुआ था पीछे कि वो वहाँ पे अगर आपको पंचायत का मेंबर बनना है तो मिनिमम जैसे रख दिया था कि 10th पास एक क्वालिफिकेशन रख दी। तो ऐसी कुछ क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशंस आप उन्होंने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रोविज़न रखा कि आप किसी व्यक्ति को इस एज फैक्टर के अकॉर्डिंग डिसक्वालीफाई नहीं कर सकते कि वो 25 ईयर एज का नहीं है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की अगर इलेक्शंस फाइट करनी है या अगर आपने MP बनना है या MLA बनना है तो 25 एज मिनिमम कंपलसरी है। लेकिन पंचायत की इलेक्शंस के लिए 21 एज रखी गई कि आप एज 21 हो सकते हो तो पंचायत की इलेक्शन लड़ सकते हैं। 25 एज का कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें। बाकी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशंस के जितने भी ग्राउंड हैं वो डिपेंड करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लॉ के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट फीचर जो था, एक बॉडी क्रिएट की गई, स्टेट इलेक्शन कमीशन। सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा है इलेक्शन कमीशन के बारे में, वो यूनियन का था। यहाँ पे न्यू इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो पंचायत्स अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाएगा, नॉट फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शन हैं वो यूनियन का जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटिंग होगी उसके मेंबर्स की वो गवर्नर करेगा। अपॉइंट करना इस कमीशन को, इस बॉडी को, बहुत कंपलसरी है। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का कंपलसरी प्रोविज़न है, नॉट अ वॉलंटरी प्रोविज़न। गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा, उसकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो गवर्नर के थ्रू डिसाइड की जाएंगी। उसकी पावर्स, उसके फंक्शंस, उसके सैलरी, जो भी उसके अलाउंसेस होंगे वो गवर्नर डिसाइड करेगा। लेकिन इलेक्शन का मैनर, कि इलेक्शन करवानी कैसे है, मैनर ऑफ इलेक्शन,
वो डिसाइड करेगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक लॉ बनाकर, एक एक्ट बनाकर, इलेक्शन कमीशन उस चीज़ को फॉलो करेगा। नेक्स्ट आपका फीचर है पावर्स एंड फंक्शंस। हम अब देखेंगे कि पावर्स जो हैं वो इलेक्शन, वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने PRIs को क्या पावर्स, क्या फंक्शंस दी। तो जो हम पीछे देख रहे थे कि आर्टिकल नंबर 243 to 243O जो आर्टिकल्स हैं, इसके अंडर लिखा हुआ है कि पूरा PRIs की कॉम्पोजिशन, फंक्शनिंग, इलेक्शंस कैसे कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे एक आर्टिकल है 243G। इस आर्टिकल में उसके पावर्स, फंक्शन दिए हुए हैं। तो टोटल 29 आइटम्स हैं PRIs के अंडर आती हैं, उन आइटम्स के ऊपर ये लॉज, कानून बना सकते हैं। तो ये 29 आइटम्स PRIs को डेवोल्यूट करनी कंपलसरी हैं, लेकिन पावर किस लेवल पे डेवोल्यूट की जाएगी वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के अलग अलग कानून के थ्रू रहेगा। आइटम्स डेवोल्यूट करेंगे, लाइक मान लो हेल्थ एक आइटम है कि जो PRIs देखते हैं, सैनिटेशन है, लेकिन उनके पावर्स क्या हो सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, कर क्या सकते हैं इस एरिया में, वो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट क्या करेगी, डिसाइड करेगी। हम इन फंक्शंस जो हैं अंडर आर्टिकल 243G 29 आइटम्स को याद रख पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ आइटम्स जो न्यूज़ में काफ़ी रहती हैं कि पंचायत इनके ऊपर काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, ये एक इशू रहता है, उनको हम देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट जो है एजुकेशन जो रहेगी प्राइमरी सेकेंडरी लेवल की, हेल्थ, सैनिटेशन, ये पंचायत के अंडर आती हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पंचायत के अंदर आते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं फिर कभी देखेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन कार्ड के थ्रू आटा और चावल, कनक और चावल मिलता है, दैट इज़ इन PDS। ये पंचायत के अंडर आते हैं इनको ऑर्गेनाइज करवाना। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लाइक खाद्य इंडस्ट्रीज़ हैं, फिशरीज़ हैं। तो आपने वो आइटम्स हमेशा याद रखनी है जो इशूएबल रहती हैं, ठीक है, या फिर न्यूज़ में रहती हैं, तो थोड़ा पता रहना चाहिए इन टोटल आर्टिकल्स के बारे में कि 243 में क्या है, 243A में क्या है, थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। इसके पहले अभी कुछ फीचर्स और हैं। नेक्स्ट फीचर जो है वो बड़ा फीचर है, वो है रिगार्डिंग द फाइनेंसेस। आपने पावर्स दे दी किसी काम को करने के लिए, लेकिन पैसा नहीं मिला तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, आपको फाइनेंस चाहिए उस काम को करवाने के लिए, फाइनेंसेस। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या बोल रहा था कि फाइनेंस जो होगा पंचायत का, स्टेट्स को क्या करना चाहिए, स्टेट्स शुड और सेंटर शुड डेवोल्यूट द पावर टू लेवी कलेक्ट टैक्सेस। मतलब कि एक पंचायत पीपल्स के ऊपर, उनके काम के ऊपर, जो भी वो प्रोफेशन कर रहे हैं, टैक्स लगा सके, कलेक्ट कर सके, ताकि उनको एक रेवेन्यू जनरेशन हो सके और वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके जो 29 आइटम्स के अंडर आती हैं, क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। सेकंड उसने क्या बताया कि ग्रांट्स इन एड सेंटर से भी आनी चाहिए, स्टेट से भी पंचायत को मिलनी चाहिए, लेकिन अलग फंड बनना चाहिए उनमें। तो फाइनेंस के दो प्रोविज़न थी। तो ग्रांट्स इन एड कितनी जाएगी, कैसे जाएगी, उसके लिए सेंटर से
जो ग्रांट PRIs को जाएगी उसके लिए जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपनी रिकमेंडेशन देगा। स्टेट से PRIs में जो ग्रांट जाएगी उसको रिकमेंड करेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो एक नई बॉडी को कंपलसरी कर दिया गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसके पहले कौन सी बॉडी को कंपलसरी किया था? स्टेट इलेक्शन कमीशन। गवर्नर ऑफ द स्टेट आफ्टर 5 ईयर्स मैंडेटरी है, उसको स्टेट फाइनेंस कमीशन को कंपोज करना पड़ेगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन अपने रिकमेंडेशंस देगा कि स्टेट टू PRIs कितना फंड जाएगा, उसके प्रोविजंस क्या हैं, XYZ। स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन करेगा स्टेट्स को। उसके बाद है फाइनेंसिस। आपको पता है अगर पैसा है तो घपले हो सकते हैं, करप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे ऑडिट एंड अकाउंट का प्रोविज़न 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में रखा गया। ऑडिट एंड अकाउंट, अकाउंट्स का मैनर फॉर्मेट क्या रहेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिसाइड करेंगी। ऑडिट किस बॉडी के थ्रू किया जाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जैसे लॉ बनाकर मैंडेटरी करेंगी वैसे होना चाहिए, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया तो ये वॉलंटरी प्रोविजंस है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का। नेक्स्ट, यूनियन टेरिटरीज के ऊपर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। कि अगर उसने नोटिफाई कर दिया अपना ऑर्डिनेंस इशू करके तो ये यूटीज के ऊपर अप्लाई होगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कुछ स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। उन स्टेट्स को कवर करने के लिए नया एक्ट बनाया गया था, पंचायत एक्सटेंशन। ठीक है, ये जो एक्ट है वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से थोड़ा हटके चलते हैं। फ़िलहाल हम अपने टॉपिक को ख़त्म करने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के फीचर्स को ख़त्म करने के लिए बस अब एक काम करेंगे कि जो फंक्शंस हमने पढ़े थे, आइटम्स 243 किस आर्टिकल्स में हैं और किस आर्टिकल में क्या लिखा गया, वो आपको याद रहना चाहिए। कॉम्पिटिशन्स में कई बार पूछ लेते हैं, तो हो सकता है कल को आप कंपटीशन फाउट करोगे। तो क्या क्या प्रोविजंस हैं वो हम देख लेते हैं। 243 आर्टिकल सिंपल, यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी गई हैं। ग्राम सभा क्या होगा, पंचायत क्या होगा, तो ये इसमें कोई इशू नहीं है। आर्टिकल नंबर 243A में ग्राम सभा के बारे में ही लिखा हुआ सोलली। ग्राम सभा याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्ट याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ए से आप ऐसे याद रख सकते हो, असेंबली ऑफ पीपल, यानी कि ग्राम सभा। ठीक है, जो मतलब कि इलेक्ट करेगी पंचायत को। बी का जो है, ठीक है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत्स। पंचायत्स को आपको कंपोज करना पड़ेगा। बी से मीन्स बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत्स आपको बनानी पड़ेंगी। सी से आपको करना है कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत्स। डी से आपको करना है रिजर्वेशन, किस को रिजर्वेशन मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, डी से आप इसको कैसे याद रख सकते हो, डिवाइड, मतलब कि जो पीपल्स होंगे उनको डिवाइड किया हुआ है कि किसको वहाँ पे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आपका है ई से ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, कितने साल का ड्यूरेशन है इनका,
वो आप याद रख सकते हो एनर्जी से, मतलब इतनी एनर्जी है, 5 साल की ही एनर्जी है तो वो 5 साल तक ही काम कर पाएंगे। एफ से आपको याद रखना डिस्क्वालिफिकेशन, कैसे याद करोगे, जैसे हायर एंड फायर, फायर मतलब उसको हटा दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। जी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ गवर्नेंस, इसके हिसाब से आप याद रख सकते हो। गवर्नेंस मीन्स पावर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, कितनी आइटम्स हैं उसमें। एच से आप याद रखोगे पावर टू इम्पोज द टैक्सेस, टैक्सेस मतलब कि एच से आप याद रखोगे हाउस टैक्स, ठीक है। आई से आप याद रखोगे इनकम, फाइनेंस कमीशन, बॉडी ये क्रिएट करनी कंपलसरी है। जे से आप याद रखोगे जे फॉर्म, ठीक है, ये भी एक फाइनेंशियल टर्म के लिए यूज़ होता है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। के से आप लर्न करोगे, जैसे हम कार्ड्स खेलते हैं तो उसमें बादशाह होता है, तो यहाँ पे इलेक्शंस लिखोगे कि कौन बादशाह बनेगा जीत के, कौन पंचायत का हेड बनेगा। एल से आप याद रखोगे किंग मीन्स, एल से आप याद रखोगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो हमेशा यूनियन टेरिटरीज का होता है, तो यूटी में ये लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा, इसे याद करोगे आप। एम एंड एन इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओ से आप याद रखोगे इलेक्शंस के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स इनके जुरिडिक्शन से बाहर है, कौन इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिस बॉडी को नोटिफाई करेंगे और उसका जो मैनर डिसाइड करेंगे, सिर्फ वही इस इलेक्शंस डिस्प्यूट को मीडिएट कर सकती है, रिजॉल्व कर सकती है, अदर किसी बॉडी के पास कोई भी पावर नहीं है। सो हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कंप्लीट कर लिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। नाउ क्वेश्चंस क्या क्या आपने अटेम्प्ट करके देखनी। फर्स्ट क्वेश्चन तो पहले ही बता चुका था मैं, क्लासीफाई द कंपल्सरी एंड वॉलंटरी प्रोविजंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, कितने पार्ट्स थे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में और कितने ओरिजिनल शेड्यूल थे कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड क्वेश्चन आपने ये लिखना है कि 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत्स गिवन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड बाय बलवंतराय मेहता कमेटी यहाँ पे इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन जो 3 टायर सिस्टम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने दिया और जो बलवंतराय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था, उनमें कोई डिफरेंस है कि नहीं। आपको ये क्वेश्चंस लिखने 7 मार्क्स में दोनों। वर्ड लिमिट आपकी रहेगी 350 वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।